भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, ज्योतिष में हम जब फलित की बात करते हैं तो एक बंधी बंधाई लीक पर चलते हैं। एक तरफ हम दावा करते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, पर फलित करते समय हम विज्ञान के इन्हीं नियमों को भूल जाते हैं। और यदि कोई भला आदमी समझाना भी चाहे तो विद्वान लोग फिर ग्रंथों का हवाला देने लगते हैं, और यही बात इस विषय को बहुत पीछे धकेल देती है। नया कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, शास्त्र में जो कहा गया है वह 100% सही है, पर क्या किताबें पढ़कर किसी विषय को हम ठीक प्रकार समझ सकते हैं? शायद नहीं। इसका जवाब तो नहीं में होगा, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो हम बच्चों को महंगी महंगी फीस देकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में क्यों भेजते? उनको किताबें लाकर दे देते और वो यहीं पर डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट के ज्ञाता, रिसर्चर बन जाते। तो वास्तव में किसी भी विषय को गंभीरतापूर्वक कोई समझाने वाला हो, और उतना ही जरूरी है कि उतनी ही गंभीरता से और जिज्ञासा से समझने वाला हो, तभी बात बनती है। वैसे एक जगह आचार्य रजनीश ने बहुत सुंदर बात कही है ज्योतिष के विषय में। हालांकि उन्होंने ज्योतिष का वैज्ञानिक महत्व भी समझाया है अपने कुछ लेक्चर्स में, पर एक जगह शायद उन्होंने मजाक में ही कहा होगा कि ज्योतिष सबसे बढ़िया धंधा है, ऑड और इवन का गेम है। ज्योतिष में उनके अनुसार दो ही संभावनाएं हैं, या तो आपने जो फलित किया वह होगा या नहीं होगा। मतलब 50% का गेम तो हो ही गया। तो यदि आपकी भविष्यवाणी सही निकली तो वो जो क्लाइंट है वो आपके पास और 10 क्लाइंट ले आएगा और आपकी दुकान चल निकलेगी। और मान लीजिए आपकी भविष्यवाणी सही नहीं निकली, वो किसी और ज्योतिषी की दुकान देख लेगा। खैर, यह बात मजाक में कही गई हो या जो भी कही गई हो, पर कुछ हद तक तो सही लगती ही है। अब हमको ऐसा ही धंधा करना हो तो अलग बात है, वरना हम ज्योतिष में फलित में विशेषकर सोच समझकर और कुछ वैज्ञानिक तरीके से फलित करें तो सत्य के बहुत नजदीक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि शास्त्रों में जो सूत्र दिए गए हैं वो सत्य के नजदीक पहुंचने के लिए ही हैं। अब एक आजकल और विशेष ट्रेंड चला हुआ है कि अष्टमेश फलाने भाव में बैठ गया या नवमेश फलाने भाव में बैठ गया, यानी कोई भी भावेश किसी भाव में बैठ गया तो वह क्या फल देगा, और इसके ऊपर दुनिया भर के वीडियो बनते रहे। तो यहाँ जरा सोचने की बात है कि 12 ही लग्नों में अलग अलग ग्रह भावेश होंगे और हर ग्रह की फल देने की प्रवृत्ति अलग है। फिर भावेश के नाते वो एक जैसे फल कैसे दे सकते हैं? सोचने की बात है। ऐसा होना संभव ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मेष लगन का लग्नेश मंगल किसी भाव में बैठकर जो फल देता है, वही मकर लगन का शनि उसी भाव में बैठकर वो फल नहीं दे सकता। और कारण स्पष्ट है, मंगल और शनि दोनों की फल देने की प्रवृत्ति अलग है, तो फल बदल ही जाएंगे। इसकी बजाय किसी भावेश द्वारा कोई भाव एक्टिव किया जाता है तो उसके फल ज्यादा सटीक बैठते हैं। अब हम इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आज बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव से यहाँ मतलब है कि जब किसी भावेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव किया जाता है तब क्या फल मिलते हैं, हम सभी की बात करते हैं यहाँ पर। अब सामान्यतया तो हम यही समझते हैं कि जब द्वादश भाव एक्टिव हुआ है तो द्वादश भाव के ही फल मिलेंगे। द्वादश भाव के असंख्य फल हैं, जिनमें मुख्यतः हम कहते हैं दान, भोग, सैया सुख, उतावलापन, व्यय, हानि, जेल, पुत्र की आयु। तो क्या ये सारे फल एक साथ मिल सकते हैं? तो यह संभव नहीं है कि ये सारे ही फल एक साथ मिल जाएं। तो फिर हम कैसे जाने कि किसी दशाकाल में किसी भावेश द्वारा जब द्वादश भाव एक्टिव किया गया है तो कौन से फल मिलेंगे? तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि जिस भावेश द्वारा भी द्वादश भाव एक्टिव किया गया है, चूंकि आज हम द्वादश भाव पर ही बात कर रहे हैं, तो जिस भावेश द्वारा
द्वादश भाव एक्टिव किया गया है, फल उसी के अनुसार मिलेंगे। इसे और हम विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे जब भी लग्नेश द्वारा द्वादश भाव को एक्टिव किया जाएगा, उस समय में जातक अपने वर्ण से गिरेगा, यानी अपने वर्ण के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा, और इस अवधि में जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, और जन्म स्थान नहीं छोड़ता है तो इस दशा काल में जन्म स्थान पर रहकर वह कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि लग्न के अनुसार ही वर्ण होता है और लग्न ही हमारा जन्म स्थान होता है। मतलब यहाँ पर प्रमुख रूप से वर्ण से गिरना और जन्म स्थान का छूटना, ये दो मुख्य फल मिलेंगे यदि लग्नेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव किया जाता है। तो यहाँ कुछ लोग वर्ण को लेकर असमंजस में पड़ेंगे, तो उनके लिए बता दें कि लग्न में जो राशि पड़ती है उसका जो वर्ण होता है, उस राशि का वही जातक का वर्ण होता है। और वर्ण से गिरने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण की राशि है लग्न में, यानी लग्न ब्राह्मण वर्ण का है, तो जातक इस दशा काल में ब्राह्मणत्व के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा, उससे इतर बाकी के 3 वर्णों के अनुसार वह कार्य कर सकता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्णों के अनुरूप कर सकता है, पर ब्राह्मणत्व के अनुरूप वह कार्य नहीं कर पाएगा। यह तो हुआ वर्ण से गिरने का मतलब। इसी तरह मान लीजिए द्वितीयेश, जिसे धनेश भी कहते हैं, उसके द्वारा जब द्वादश भाव को एक्टिव किया जाता है तो यहाँ पर फल मिलेगा व्यय, यानी खर्चा। इस समय में जातक के खर्चे अनाप शनाप बढ़ जाते हैं, पैसा आता है उसके पहले जाने का इंतजाम हो जाता है, और यह स्थिति खराब भी है क्योंकि धन का जाना किसे पसंद है। पर इस स्थिति का एक फायदा भी है, नफा नुकसान हर बात में होता है, यहाँ भी है। जैसे मान लीजिए इस जातक की कन्या विवाह योग्य है, तो इस दशा काल में जातक की कन्या का विवाह धूमधाम से हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयेश कुटुंब का प्रतिनिधि भी है और द्वितीयेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव किया गया है, तो उसे कुटुंब को भी कम करना है, तो कन्या का विवाह हो जाएगा, यानी कुटुंब कम हो जाएगा। और चूंकि खर्चा करना है, धन का व्यय होना है, तो कन्या के विवाह में भी धूमधाम से करेगा, खर्चा ही तो करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, विवाह कन्या का होगा, पुत्र का नहीं होगा इसमें। और मान लीजिए घर में कोई कन्या नहीं है विवाह योग्य और इस दशा का आगमन होता है, तो फिर घर में कोई उम्रदराज बड़ा बुजुर्ग है, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट यह दशा देगी। अब इसी तरह तृतीयेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव किया जाता है तब क्या होगा, तो इस समय में जातक में एक उतावलापन हावी हो जाता है। इस समय में वह जो भी निर्णय लेगा वह जल्दबाजी में लेगा, सोचेगा बिल्कुल नहीं, बस जो करना है वह कर डालता है। मतलब यहाँ सोचने की शक्ति कम हो जाती है और जातक की क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, यानी उसके मन में जो भी अच्छी बुरी धुन सवार हो गई उसे करके ही मानेगा। अब इसी तरह चतुर्थेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव होता है तब क्या होगा, तो इस स्थिति में जातक को बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती हैं, जातक को यात्रा करने के अवसर भी बहुत मिलते हैं, और जातक इस समय में एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता। और ऐसे समय में जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए रहते हैं, टूर और ट्रेवलिज्म ऐसे धंधे करते हैं, उनके लिए यह दशा काल बहुत फायदेमंद होता है और अच्छी सफलता उनको मिल जाती है। और यही वह समय होता है जब जातक देश विदेश का सैर सपाटा भी कर लेता है। आइए अब जानते हैं पंचमेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव किया जाए तो क्या फल मिलेंगे। तो इस स्थिति का एक तो सबसे बड़ा फल यह है कि जातक अपने आत्मरस में डूबा हुआ रहता है। बाहर से जातक अमीर गरीब जो भी हो, लेकिन अपने अंतरतम में वह पूर्ण संतुष्ट रहता है, जिसे आत्मानंद कहते हैं, उस स्थिति में वह रहता है। और इस स्थिति का एक दूसरा फल यह मिलेगा कि यदि जातक संतानोत्पत्ति का इच्छुक है तो यहाँ पर उसको पुत्र संतान हो जाएगी। यहाँ कन्या नहीं होगी बल्कि पुत्र संतान ही होगी। आइए अब बात करते हैं यदि षष्ठेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव किया जाए तो क्या होगा। तो इसका एक सबसे बड़ा फल यह मिलेगा कि षष्ठेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव किया जाता है तो जातक को रोग मुक्ति मिलेगी। उसको कितना ही पुराना रोग हो,
उस रोग से उसको मुक्ति मिल जाएगी। उसको कोई ना कोई ऐसा साधन, ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो उसके रोग का इलाज कर दे। और इस स्थिति में मान लीजिए जातक किसी ऋण से ग्रसित है, उसको कोई कर्ज वगैरह है, तो उस कर्ज से भी वह मुक्ति पा जाता है। ये दो ही मुख्य कार्य होते हैं जब षष्ठेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव किया गया हो। अब मान लीजिए सप्तमेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव किया गया है तब क्या होगा? तो इस स्थिति में जातक भोगों की तरफ आकृष्ट हो जाता है। आपने द्वादश भाव का एक कारकत्व पढ़ा होगा, सैया सुख। तो यह सैया सुख तभी मिलेगा जब सप्तमेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव किया गया हो। इस समय में जातक पूरी तरह से भोग विलास में डूबा हुआ रहता है और उसे भोग विलास के साधन आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अष्टमेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव किया गया हो तब क्या होगा? तो यह साफ संकेत है विदेश गमन का। इस समय में जातक आसानी से विदेश चला जाता है। भले ही अभी तक उसका वीजा नहीं लगा हो, लेकिन यदि यह दशा आ गई तो उसको आसानी से वीजा भी मिल जाएगा, सारे काम उसके हो जाएंगे और विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक बहुत बढ़िया स्थिति बन जाती है। आसानी से विदेश गमन हो जाता है। आइए बात करते हैं नवमेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव करने की। तो आपने एक द्वादश भाव का फल पढ़ा सुना होगा, दान। तो नवमेश द्वारा जब भी यह स्थिति बनेगी तो जातक में दानशीलता आएगी। इस समय में जातक में भौतिक वस्तुओं के प्रति त्याग की भावना बलवती होती है, यानी उसमें दानशीलता बढ़ती है, वह देना जानता है। आपने बड़े बड़े दानियों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपना बहुत कुछ दान किया और कई लोग उम्र भर भी दान करते रहे। तो यह स्थिति उनके नक्षत्र स्वामी द्वारा बना दी गई होगी, इस वजह से वो उम्र भर ही रहे। वरना तो जब भी नवमेश द्वारा यह स्थिति बनेगी तब जातक में त्याग की भावना आएगी और वह दान करेगा, दानशीलता उसमें बढ़ जाती है। यानी इस समय में जातक परिग्रह नहीं करता बल्कि बांटता है। आपने द्वादश भाव का एक कारकत्व और पढ़ा होगा, जेल यात्रा। तो यह कब घटित होता है? तो दशमेश द्वारा जब भी द्वादश भाव एक्टिव किया जाएगा तब राजदंड का भय बढ़ जाता है। यानी दशमेश द्वारा द्वादश भाव को एक्टिव किया जाना यह राजदंड भुगतने का संकेत है। यदि कोई अपराधी है, उसके मुकदमे का जजमेंट आना है तो उसे निश्चित ही जेल होगी। और मान लीजिए कोई साधारण अपराधी है, कोई आर्थिक अपराध ऐसा है तो उसे जुर्माना वगैरह हो सकता है। कुल मिलाकर इस स्थिति में जातक को सरकार की तरफ से किसी न किसी प्रकार का आर्थिक या शारीरिक दंड मिलना पक्का समझना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशेश द्वारा द्वादश भाव एक्टिव करने की। तो इस स्थिति में जातक को भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। बहुत आसानी से उसके पास भौतिक सुख साधन बनते चले जाते हैं। अभी तक उसकी जो इच्छाएं अधूरी रही हैं उन इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। और यहाँ पर ध्यान रहे, यह सिर्फ भौतिक सुख साधनों तक ही सीमित है, कोई आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं है। उसको भौतिक सुख साधन आराम से यहाँ पर बनते जाते हैं। अब अंत में बात करते हैं द्वादशेश द्वारा यदि द्वादश भाव एक्टिव किया गया हो तो क्या होगा? तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ऐसे समय में जातक भोगों का भी भोग कर जाता है, दानी भी होगा, भोगी भी होगा, देश देशांतर का भ्रमण भी कर लेगा और यह समय वह पूर्ण आनंद रस में बिताता है। तो साथियों, आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।